वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर, नए एक्सरसाइज, नए टॉपिक की तरफ आज हम लोग बढ़ रहे हैं। एक नया टॉपिक है, बच्चों के बीच में बहुत फेमस टॉपिक है और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी रिलेटेड टॉपिक है। और ये टॉपिक आप क्लास 8th 7 से भी एक टॉपिक आपके बुक में आपको मेंसुरेशन के नाम से आपने पढ़ा होगा। वही मेंसुरेशन अपना रूप बदल कर आया है और यहां पर उसने अपना नाम क्या लिखा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो टॉपिक है आपने 9th में पढ़ा हुआ है। 9th में पढ़ा है। 9th में आपने कैसे पढ़ा था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एरिया के टॉपिक्स को अलग अलग टॉपिक्स चैप्टर एक्सरसाइज में और वॉल्यूम को अलग अलग एक्सरसाइज में पढ़ा था आपने। तो 9th में आपने जैसे ही पढ़ा, जो भी पढ़ा है, डोंट केयर, ठीक है, परेशान मत हो। ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की सीरीज है और बैक टू बैक इसमें कई वीडियोस आएंगे, फिर इसको कंबाइन करके भी लेकर के आ जाएगा। और साथ में इस टॉपिक को मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। जिन्होंने 9th को भी नहीं पढ़ा होगा ना, वो भी समझ जाएंगे। इसीलिए मैं एकदम बेसिक चीजों को यहां पर मैं बताने जा रहा हूं। और सेकंड थिंग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी चैप्टर या एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसमें पढ़ना क्या है, आपको टॉपिक क्या क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस हैं। अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो आप मान के चलिए कि आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। अगर आपको यही नहीं पता है लड़ना किससे है, कौन दुश्मन है, आप निकल चले रोड पे, पहुंच गए तलवार लेकर के, कोई मिल ही नहीं रहा है, किसी और को काट के चले आए, पिट गए वहां पर। तो ऐसे नहीं, आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, आपको लड़ना किससे, करना क्या है, कितनी डिफिकल्टी जाने वाली है, क्या क्या हमें पहले से तैयारी रखनी होगी। उन सब चीजों के बारे में आज मैं इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि आपको क्या क्या आगे चलने से पहले, ये जर्नी स्टार्ट हो रही है, मेरे साथ साथ अगर चलना है तो कुछ चीजों को जरा अपने साथ अपने दिमाग में बैठा कर चलिएगा तो आपको इस जर्नी में मजा आएगा। अदरवाइज इस जर्नी में आप बोर हो जाओगे और कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन का एक टॉपिक है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको एक चीज पता चलेगी कि आपको करना क्या है, पढ़ना क्या है। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे चलते रहो, समझ में आएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरा जोर लगा दूंगा कि आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपके बुक का सबसे इजी टॉपिक लगने लगे। और रियल में ये इजी है और ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम केवल मैथमेटिक्स का टॉपिक नहीं है, आपकी लाइफ का टॉपिक है, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। घर में आपको टाइल्स लगवाना हो तो पूछता है कितना एरिया है भाई आपका घर। आपको पेंटिंग करवानी हो तो पेंटर पूछता है एरिया कितना है, रेट वो एरिया के हिसाब से बताता है। आपको दरवाजे लगाना हो, विंडोज लगानी हो, आपको एरिया पता होना चाहिए। अगर आपको एरिया निकालना नहीं आता है तब तो आपको ठग के चला जाएगा ना। तो ये तो व्यवहारिक चीजें हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में इन चीजों का यूज है और ये चीज आपको पता होनी ही चाहिए। और बाकी चीजें छोड़ भी दो, चलेगा, लेकिन ये आप किसी फील्ड में रहोगे ना, घर तो बनवाओगे ना, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए बहुत ही नेसेसरी है आपके एग्जाम से भी और आपकी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लियर? अदरवाइज कल को बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो देखो यहां पर टॉपिक हमें करना क्या है, पहले तो आपको दिमाग में हो कि एरिया एंड वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है। जो टॉपिक है उसी पर चलते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस का मतलब आप समझते हो, सरफेस क्या होता है? कोई भी सरफेस, एक फेस है, जैसे ये मेरा फेस दिख रहा है, ये मेरा सरफेस है, ठीक है, ये मेरा सरफेस है। सरफेस का मतलब ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है ये इसका सरफेस है। क्लियर? जैसे मैं बोलूं, अगर कोई भी एक बुक मेरे पास है, मान लो इस कॉपी को ले लिया जाए, ये मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं इस कंपनी का, कौन सी कंपनी है, कोई है, अरिहंत। मान लो कि ये कॉपी मेरे पास है, मैं बोलूं इसके पास सरफेस कितने दिखना है आपको, तो मैं बोल सकता हूं एक इधर फेस है इसका, एक पीछे फेस है, एक दाएं है, एक बाएं है, एक टॉप है, एक बैक, मतलब कि टॉप है और बॉटम है। तो इतनी चीजें अलग अलग, कोई भी चीज देखोगे अलग अलग फेस आपको दिखेंगे। मान लो ये मार्कर ही है, मार्कर के पास कुछ फेस है, कौन सा फेस है? एक ये वाला सरफेस कुछ दिख रहा है गोल गोल सा, एक ये सरफेस दिख रहा है, एक ये सरफेस दिख रहा है ना। तो इन सबके पास भी कुछ ना कुछ फेस है। क्लियर? तो हमें पता ये करना है एरिया एंड वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा बेसिक सा ऐसे डिफरेंस में किताबी डेफिनेशन में नहीं जाना चाहूंगा, मैं सिंपल वैसे बता रहा हूं एक आइडिया से, मतलब कि आपको समझ में आए कि एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है। जैसे देखो, मान लो ये रूम है मेरा, ठीक है, आपका क्लासरूम होगा, घर होगा,
मैंने बोला कि अगर इस क्लासरूम में मुझे बच्चों को बैठाना है लाइन से, दरी बिछा के बैठाना हो लाइन से एकदम बिल्कुल, कई रो बना बना के अलग अलग बैठाना हो हमको, तो मैंने कहा कि जाओ क्लास में जाके देखो कितनी जगह है, उसमें बच्चों को बिठाना है। तो अगर तुम क्लास में आए और उस क्लासरूम का तुमने एरिया निकाल दिया और कोई बंदा आया उस क्लासरूम का वॉल्यूम निकाल के चला गया, ठीक है। अब दोनों ने अगर बताया कि मान लो किसी ने बताया कि 100 एरिया आ रहा है, कोई वॉल्यूम बता के जा रहा है, क्लियर। अब ये बताओ अगर वॉल्यूम के हिसाब से बच्चों को रूम में भरेंगे तो कैसे भरना पड़ेगा मालूम है? वॉल्यूम का मतलब ये होता है ना कि अगर कोई एक कमरा है तो नीचे से लगाए एकदम ऊपर छत तक ठूस ठूस के भर दो, जैसे भूसा भरा जाता है ना। कभी भूसा देखा होगा घर में भरा हुआ? घर में नहीं, मतलब जहां भी भूसा भरा जाता है, ठीक है। एक स्टोर रूम जिसमें नीचे से लेकर के पूरे छत तक की चीजों को भर दिया जाता है एकदम, कि उस रूम में बिल्कुल भी जगह ना हो। क्लियर बात समझ में आ रही है? उसमें हम वॉल्यूम निकालते हैं। जब पूरे कमरे में एक स्पेस देखेंगे ना बच्चों, छत से लेकर के कोने कोने से लेकर के ऊपर नीचे तक बिल्कुल ठूस दिया जाए, तो ऐसी चीज को हम वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर। और एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब सरफेस, मतलब कि मैं बोलूं कि यहां पे कितनी जगह है तो इसका हमने एरिया निकाल दिया, यहां कितनी जगह है इसका एरिया निकाल दिया, यहां कितनी जगह इसका एरिया निकाल दिया। क्लियर। तो एरिया एक स्पेसिफिक स्पेस डिफाइन करता है, ठीक है। मैं बोलता हूं ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, अगर मैंने यहां पे रख दिया तो ये कुछ एरिया घेर रहा है, कुछ एरिया घेर रहा है ना, इतनी एरिया ले रहा है वो। क्लियर। लेकिन अगर वॉल्यूम पूछा जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने का तरीका अलग हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे आपको समझना है। और वॉल्यूम कई बार हम एक कैपेसिटी, जैसे एक ग्लास है, मान लो ग्लास तो यहां पे दिख नहीं रहा मुझे, मान लो एक ग्लास है, ठीक है। ग्लास का अगर एरिया पूछेगा, ग्लास गोल गोल सा होता है मान लो, तो आपको ये गोलाई का एरिया पूछ सकता है। आपको ये सर्कल दिख रहा है पीछे की तरफ, ये सर्कल का एरिया हो सकता है। लेकिन ग्लास की कैपेसिटी पूछ ले कि ग्लास के अंदर कितना पानी आएगा। जब भी देखो स्टूडेंट लिक्विड की बात कहीं आएगी ना, कि इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, कितना पानी निकाला जा सकता है, ठीक है, तो आप दिमाग में रखना कि वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम की बात कर रहा है कि एक ग्लास है, इस ग्लास का वॉल्यूम बताओ, इसका मतलब इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है। मींस ग्लास का जो वॉल्यूम होगा, मतलब कि ग्लास के अंदर जगह जितनी होगी, ठीक है, उतना ही पानी उसके अंदर भरा जा सकता है। इसका मतलब ग्लास का वॉल्यूम जितना होगा उतने ही वॉल्यूम का पानी ग्लास के अंदर भरा जा सकता है। क्लियर बात है? इतना समझ में आ रही है? तो एरिया एंड वॉल्यूम में छोटा छोटा सा हमने डिफरेंस बताया हल्का सा, ठीक है, कि हमारा एरिया एक जगह को ऑक्यूपाई करता है, लेकिन वॉल्यूम की जब बात होती है पूरे के पूरे जगह को घेर लेता है। क्लियर। मतलब कि भर दो एकदम ठोस करके कहीं पर, तो वॉल्यूम हो गया पूरी तरीके से। एक लेमन लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं। और ऐसे आप देखो कि वाटर की बात कर लें, कहां पे कितना पानी भरा जा सकता है, ठीक है, किसी ग्लास में कितनी चीजें ठूसी जा सकती हैं, ठीक है, किसी बक्से में कितनी चीजें ठूस दिया जाए, तो वो सबकी जगह हमें वॉल्यूम निकालना होता है। या कहीं कभी कभी वर्ड देता है कैपेसिटी, कि कैपेसिटी क्या होती है। हमेशा एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है, और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूब में होती है। जब भी हम लिखेंगे, मान लो हमारा जो आंसर एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया हमेशा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। और जब हमारा वॉल्यूम होगा तो इसका जब भी आंसर आएगा, अगर वैल्यू सारी सेंटीमीटर में, तो हम आंसर निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हमारा वॉल्यूम मीटर में कहीं सारी वैल्यूज गिवन है, तो हमारा आंसर होगा मीटर क्यूब। मतलब कि यहां पर हमेशा हम एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे या मीटर स्क्वायर लिखेंगे, बट जब भी वॉल्यूम निकालेंगे तो वहां पे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, ये चीजें वहां पर आ जाती हैं। क्लियर है? चलिए, तो स्टूडेंट्स यहां पर अब हम देखते हैं 2D एंड 3D शेप्स, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक जो 8th क्लास तक में भी 3D शेप्स आ जाते हैं, लेकिन 2D शेप्स का मतलब हुआ 2 डायमेंशनल एंड 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। 2D शेप में हमेशा 2 ही डायमेंशन होगी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रायंगल के बारे में, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल में आपका रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी काइट वाइट, जिसके पास भी 4 साइड हैं। क्लियर। आपके पास एक सर्कल भी आता है, ठीक है, सर्कल हो सकता है, सर्कल समझ रहे हो ना? क्या समझना है? सर्कल होता है, एक सेंटर होता है, ठीक है। इस तरह के जितने भी शेप हैं, चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, काइट हो, क्लियर, ये कैसा काइट बन गया, पैरेललोग्राम हो, ठीक है, या ट्रेपेजियम हो, या पेंटागन हो, हेक्सागन्स हो, जितने भी साइड वाले गन कितने भी गन हो,
ये सब के सब शेप जो तुमने पढ़ा है ये सब के सब 2D शेप्स हैं। इसमें आपने लंबाई पढ़ा होगा, चौड़ाई पढ़ा होगा, क्लियर। लेकिन जैसे ही आपके पास 3D शेप्स आता है तो 3D शेप्स में 3 डायमेंशंस आ जाते हैं, मतलब लंबाई, चौड़ाई, हाइट वाइट भी आ जाती है, उसकी थिकनेस आ जाती है, मोटाई आ जाती है, ऐसी चीजें आ जाती है इसमें। जैसे आपको 9th में आपने पढ़ा था ना, क्या क्या पढ़ा था आपने? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड क्या चीज? फ्रस्टम, क्लास 10th में। तो ये सारे के सारे और भी शेप्स हैं 3D में, लेकिन आपको जो पढ़ना है ये 7 शेप्स हैं। इन 7 शेप्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये आपके 3D शेप्स हैं, इन्हीं 3D शेप्स के बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन ये शेप्स पढ़ने से पहले इस 2D शेप्स के फॉर्मूलाज को भूलना नहीं है। जैसे कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए कि स्क्वायर का एरिया क्या है, ठीक, आपको पता होगा स्क्वायर का एरिया, ठीक है, साइड स्क्वायर होता है, इसी को हम ए स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B होता है, ये भी आपको पता है। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दें, ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। और आपको सबसे कंफ्यूजन में जो डालता है, जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 2πr होता है, और सर्कल का जब हम एरिया निकालते हैं तो वो πr² होता है। ये तो आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए, बिल्कुल ही याद होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं याद है, कंफ्यूजन होती है, तो ऐसे याद रखो कि एरिया की यूनिट, हम देखो ये तो आपको याद रहता है πr², 2πr, ये याद रहता है। आप कंफ्यूज क्या होते हो कि ये सर्कमफ्रेंस है या एरिया है। तो आपको याद कैसे रखना है, मैंने बताया कि एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में आती है, ठीक है। तो यहां पे देखो दोनों के फॉर्मूले में स्क्वायर कहां लगा हुआ है, इसमें। इसका मतलब πr² जो है वो एरिया का फॉर्मूला है, और 2πr जो है वो सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर। सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये सर्कल की जो लंबाई दिख रही है, ये गोल 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 सा, ये कितना लंबा है, अगर इसको ऐसे खोल दिया जाए तो कितना लंबा होगा, यही सर्कमफ्रेंस होता है या पेरीमीटर होता है, क्लियर। पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस एक ही चीज है, बस नाम हमने चेंज कर दिया क्योंकि सर्कल की गोलाई है, तो गोलाई को हम किसी स्केल से नहीं नाप सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2πr फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्लियर। अब देखिए कुछ 3D शेप्स, मैंने बताया कि कुछ 3D शेप्स आपको पता है। एक हमारे भाई साहब होते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं क्यूब। क्यूब होता है ना भाई साहब, क्यूब के क्या होते हैं, क्यूब के सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं, चाहे उसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब इक्वल होंगी। 2 सेंटीमीटर का अगर लेंथ है तो 2 का ही ब्रेथ होगा, 2 का ही हाइट होगा। और हमारा जो क्यूब होता है ना स्टूडेंट्स, ये क्यूब स्क्वायर से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, स्क्वायर से मिलकर बनता है। इसके बाद आ जाता है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो होता है, देखो जो मैंने रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। क्यूबॉइड किससे मिलकर बनेगा, रेक्टेंगल से मिलकर बनेगा। और इसके जो साइड्स होते हैं ना, जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो होती है, कोई जरूरी नहीं है कि आपस में इक्वल हो, ये सब इक्वल नहीं होंगे, ये सब डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तीनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ऐसे याद रखना है। 2 इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन तीनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर तीनों इक्वल हो गए ना तो क्यूब बन जाएगा, क्लियर। दिस इज क्यूब एंड दिस इज क्यूबॉइड। तो ये चीज याद रखना, दिस इज क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये चीज तो बेसिक चीजें हैं जिनको पता होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए आ जाता है सिलेंडर। एक सर्कल बनाया, एक लाइन ड्रॉ किया, एक और गोला बनाया। इसको आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए बस देख लो। केवल एक सर्कल है, ठीक है, हमने मिला दिया, ये रेडियस है इसमें। एक सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सिलेंडर का शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है ये, क्लियर। तो एक सिलेंडर है। सिलेंडर के बाद आपको पढ़ना है एक कोन। कोन के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, कोन को जो हमारा बर्थडे कैप होता है ना, कैप लगाते हो, वही हमारा कोन है। कोन में भी क्या होता है, एक कर्व सरफेस होता है, ऊपर गोल गोल सा, क्लियर, और नीचे एक सर्कल होता है कि नहीं होता है। इसमें 2 सर्कल है, ऊपर और नीचे, और बीच में सर्कुलर सरफेस है, क्लियर, कर्व सरफेस है वो। कोन के बाद एक याद आता है स्फीयर। स्फीयर जिसको बोलते हैं ना, गोला, ये कोन है हमारा, और ये स्फीयर है। स्फीयर को हिंदी में बोला तो गोला है, फुटबॉल जैसा, ठीक है, फुटबॉल जैसा। इस सर्कल नहीं है ये, लेकिन सर्कल से ही बना हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे, ये देख रहे हो ना, जो क्यूब है वो 3D शेप है, बट बना किससे, कई 2D मिल करके 3D बना दिए, मतलब कई स्क्वायर मिले हैं आपस में। आपको पता है एक क्यूब में 6 फेस होता है,
एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, सामने होगा, पीछे होगा, दाएं होगा, बाएं होगा, 6 फेस हो गए ना, मतलब कि 6 स्क्वायर मिले हैं, 6 2D शेप्स मिले हैं, तो क्या बना दिया 3D। यहाँ रेक्टेंगल मिले हैं 6, तो इसने 3D शेप बना दिया क्यूबॉइड। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। एक रेक्टेंगल ही था, वो आपस में गोल सा हो गया, रेक्टेंगल है आपस में क्या हो गया, गोल हो गया। जैसे मान लो ये पेज है, पेज को मैंने ऐसे क्या कर दिया, रेक्टेंगल शेप में, ये रेक्टेंगल शेप में, इसको मैंने ऐसे क्या कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक, ऐसे फोल्ड कर दिया, क्या बन गया, दिस इज सिलेंडर, सिलेंडर बन गया ना, देखो कर्व सरफेस हो गया। इसके यहाँ टॉप पर सर्कल बन गया, इधर सर्कल बन गया, और इधर भी क्या बन गया, सर्कल बन गया, बन गया ना, सही से नहीं बन रहा लेकिन बन गया, मान लो। और क्या, अब देखो कोण, तुम्हें पता है कोण कैसा दिख रहा है, ध्यान से देखो जरा, ये कुछ दिख रहा है ट्रायंगल जैसा ऊपर, ठीक, कुछ दिख रहा है ट्रायंगल जैसा ना, तो ट्रायंगल कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। एक नीचे सर्कल है, सर्कल क्या है, एक 2D शेप है, ये सर्कल जैसा दिख रहा है तुम्हें, लेकिन सर्कल है नहीं। ऐसा मान सकते हो ना, ऐसा मान सकते हो 4 सर्कल के एरिया के बराबर इसका एरिया होता है, 4 सर्कल के एरिया के बराबर एक स्फीयर का होता है। अगर हम इसको बीच से काट दे, जैसे बॉल से कभी खेले होगे ना, क्रिकेट तो खेले ही होगे, छोटी छोटी बॉल होती है, बीच से बॉल को काट दो, बीच से हमने बॉल को काट दिया तो देखो कुछ ऐसे दिखती है बॉल, ऐसे दिखती है, ठीक है, कटोरे जैसा शेप, ठीक है, ये सर्कल हो गया इस तरीके से, बीच को काट दिया, कटोरे जैसा बन गया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हेमीस्फीयर। हेमी का मतलब होता है आधा कटा हुआ, आधा कटा हुआ, हेमीस्फीयर हो गया, इसमें सर्कल है। हेमीस्फीयर के बाद एक आता है फ्रस्टम, जो आपको पढ़ना तो नहीं है इस टर्म में, लेकिन कभी ना कभी तो पढ़ना होगा ही। ये बाल्टी जैसा होता है, देखो बाल्टी जैसा, इसमें देखो कोन है ना, इसी कोन की खोपड़ी को हमने ऊपर से काट दिया तो ये क्या बन जाएगा, एक फ्रस्टम बन जाएगा। देखो बन गया फ्रस्टम, कोन था ये बट हमने ऊपर से क्या कर दिया, कट कर दिया, ये फ्रस्टम बन गया। इतने शेप्स के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। अभी जब फॉर्मूला इसका मैं लिखवाऊंगा, इन सबके फॉर्मूले जो हैं, तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा अभी फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता याद करने का, उसको समझना पड़ेगा आपको। अगर आप फॉर्मूले को ड्राइव करना समझ गए कि फॉर्मूले सब आए कैसे हैं, तो आपको फॉर्मूले तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक। तो इन सब के बारे में अभी हमें आगे देखना है। तो आइए आगे देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है, किस चीज के बारे में जानना जरूरी है। LHA, CHA, THA, HCA, वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है। LHA का मतलब होता है लैटरल सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, क्लियर। और CHA जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। लैटरल का मतलब होता है साइड। आपने जितने भी शेप अभी देखे हैं ना, उसमें केवल एक ही शेप ऐसा था, सॉरी 2 शेप ऐसे इसके पास साइड होते हैं, जैसे एक क्यूब और क्यूबॉइड। जैसे एक बुक है मेरे पास मान लो, क्लियर, ये बुक है मान लो। अब इस बुक को देखोगे ना, इसके कुछ साइड हैं, जैसे एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, 6 साइड है इसके, क्लियर। लेकिन अगर मैं बोलूं इसमें कितने साइड हैं, तो अब इसमें साइड नहीं बोलूंगा, सिलेंडर जैसा दिख रहा है। मैं तुम लोग ये एक साइड है, मैं बोलूंगा नहीं नहीं ये साइड नहीं है, ये एक साइड है, तो नहीं ये साइड नहीं, ये वाला साइड है। अरे ये तो गोला सा दिख रहा है ना, कर्व सा दिख रहा है सरफेस, तो ऐसे को बोलते हैं कर्व सरफेस। इसका सरफेस कैसा है, गोलाकार है, कर्व है, तो इसलिए इसको कर्व सरफेस बोलते हैं। और जहां पर साइड होते हैं, साइड केवल 2 जगह होते हैं, या तो क्यूब में या तो क्यूबॉइड में। तो इन्हीं दोनों के क्वेश्चंस में हम लैटरल सरफेस का यूज करते हैं, ठीक है, लैटरल सरफेस, क्लियर। अब देखो जरा, लैटरल और कर्व सरफेस जब भी आता है ना, तो मैंने बताया है कि क्यूब में आपके पास कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो लैटरल सरफेस जब भी निकालना होता है तो टॉप एंड बॉटम वाले सरफेस को छोड़ देते हैं, केवल 4 सरफेस का हम एरिया निकालते हैं। इसके बारे में डिटेलिंग में आगे हम पढ़ेंगे, क्लियर। पर अभी के लिए हल्का फुल्का बस जान लो। कर्व सरफेस मान लो इसका कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस जब भी निकालना होगा तो टॉप एंड बॉटम को हम छोड़ देंगे। इन चीजों को भी हम और डिटेल में समझेंगे, बस इसका फुल फॉर्म समझते जाओ। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। जब मैं बोलूं कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ सिलेंडर का, तो आपको इस सिलेंडर में क्या क्या दिख रहा है, एक कर्व दिख रहा है, ऊपर एक सर्कल दिख रहा है, पीछे भी एक सर्कल टाइप का दिख रहा है। तो ये कर्व का भी एरिया निकालना पड़ेगा, इस सर्कल का भी एरिया निकालोगे, इसका भी एरिया निकालोगे, तब ये बोला जाएगा कि आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला है।
केवल आपसे कर्व सरफेस पूछा जाए तो कर्व सरफेस इसका सिर्फ ये वाला सरफेस है, केवल ये सरफेस है। क्लियर बात? टॉप बॉटम हम यहां पर छोड़ देंगे। मींस अगर LH से या CS से आपसे पूछा जाता है तो टॉप और बॉटम का सरफेस हमेशा हमेशा कैंसिल कर देना है, उसको काउंट नहीं करना है। और टोटल सरफेस एरिया में हमें सारे के सारे सरफेस को काउंट करना होता है। इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आगे आपने बताया कि सरफेस एरिया कहीं लिखा हो, अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, तो इसका सीधा सा मतलब समझना कि ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। वहां कर्व मत निकाल देना, सीधे जितने भी सरफेस आपको दिख रहे हो 3 4 5 6 10 सरफेस है उसके पास, तो 10 का एरिया तुमसे पूछ रहा, कह रहा है जितना अभी सरफेस है सबका एरिया निकालो। तो केवल सरफेस एरिया केवल लिख करके आ जाता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। तो अगर सिलेंडर है, अगर इसका कर्व भी दिख रहा है, टॉप भी है, बॉटम भी है, इसका मतलब आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, आपको पूरा का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। एंड वॉल्यूम के बारे में मैंने बताया कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ रिंग्स, कई बार एरिया ऑफ रिंग्स निकालने के लिए आता है, मतलब कि एक सर्कल है, सर्कल के एक अंदर सर्कल है और वो पूछ रहा है बस इस छोटे ये जो एरिया दिख रहा है ना, इतना एरिया केवल वो बताओ कितना है। ये पूरा नहीं, सिर्फ ये वाला एरिया। ठीक है, तो ऐसे में हम इसको कैसे निकालते हैं एरिया? तो आपको पता है एक सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब मान लो इसमें कुछ रेडियस दिया हो कि यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो कितना है, मान लो 2 है, और यहां से यहां जो ब्रेथ है वो कितना है, मान लो 4 है। ठीक है, यहां से यहां मतलब कि यहां से लेके पूरा यहां तक जो तुम्हें दिख रहा है ना 4 to 6 है कि नहीं है? अब देखो जरा, आपसे पूछ रहा है सिर्फ इसका एरिया, बीच वाले का। तो इस तरह का एरिया जब भी पूछे, एक रिंग बन जाए, मतलब सर्कल के अंदर एक सर्कल बन जाए, तो ऐसे एरिया को निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। बस करते हैं क्या है, पाई, जो ये आर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब कि बड़े आर का स्क्वायर करना है, छोटे आर का स्क्वायर करके माइनस कर देना है। कैसे आया? हम करते क्या है, देखो 2 सर्कल थे, एक ये सर्कल है, अरे सही से बन जा भाई, अरे अंडा बन गया, तो ये बन गया, और एक ये सर्कल है। बड़े सर्कल के एरिया से छोटे सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बड़े सर्कल के एरिया से छोटा अगर माइनस हुआ, बड़े से छोटा माइनस हुआ, तो क्या बचेगा? यही तो सिर्फ बच रहा है ना, जो एरिया मैंने बताया है। तो इसी से ये फॉर्मूला आया है। देखो ये फॉर्मूला आया कैसे, यहां पे देखो, बड़े सर्कल का एरिया हमने बोल दिया पाई आर स्क्वायर, मैंने बड़ा आर लिखा, इससे पता चला कि बड़े का रेडियस है। क्लियर? जब बड़े का रेडियस होगा ना, तो यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई देखोगे, ये रेडियस प्लस ये रेडियस, मतलब रेडियस नहीं, ये मोटाई, ये पूरा आर लेना पड़ेगा। ठीक है, बड़े सर्कल के रेडियस एरिया से माइनस करना है छोटे सर्कल का एरिया, तो छोटा आर लिख देते हैं, कोई दिक्कत? छोटा आर सिर्फ इतना है, इसको हटा देते हैं, इतना केवल है, ये रख के इसका एरिया निकाल लेंगे। अब देखो जरा, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, पाई कॉमन मिल गया, तो अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर? तो कभी भी क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा रिंग बन जाए, ठीक है, अगर आपसे उसका एरिया निकालना हो, तो आप फॉर्मूले में जहां भी ऐसे आर स्क्वायर दिखेगा वहां पे आप कैपिटल आर से छोटे आर को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और अगर आर के ऊपर फॉर्मूले में स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लगा दोगे। अगर आर के ऊपर कुछ नहीं लगा है तो कुछ नहीं लगाओगे, आर के ऊपर कहीं पर क्यूब लगा है तो क्यूब लगा दोगे। क्लियर? लेकिन आर से आर माइनस ही होगा, ये चीज याद रखना है। क्लियर बात? देखो छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, ये चीजें आएंगी और वहीं पर कंफ्यूजन होता है, तो इन चीजों को याद रखना। बाकी ये सारी चीजें खत्म हो गई, ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो से, इन सबको हम वहां पर देखेंगे। फर्स्ट चीज यही है कि 3D स्पेस के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम, इन सब के फॉर्मूले को डिराइव तो नहीं करेंगे, बट कैसे आया हुआ ये फॉर्मूला, आखिर ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, उनको थोड़ा सा देखेंगे। और उस चीज को आप भी जरा ध्यान से देख लेना, आपको बहुत सारे फॉर्मूले तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। क्लियर बात? और देखिए कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर सॉलिड्स, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है, इस फॉर्मूले को याद करने के बाद देखो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है
तो आप यहाँ 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 कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मजबूरी कहिए या कुछ कहिए। और फॉर्मूला को याद करने का कोई ट्रिक जैसा चीज नहीं है कि आपको घोल करके पिला दिया जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन समझाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप उस फॉर्मूले को अच्छे से समझ गए ना तो वो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ऐसे ही याद हो जाएंगे। बस एक बार समझना जरूर जब मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, इस फॉर्मूले को कैसे लर्न किया जाए। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉलिड्स, अभी तक आपने 9th में पढ़ा था तो कॉम्बिनेशन नहीं हुआ करता था। वहां पर आपसे कभी ऐसे पूछता था कि बताओ इस सिलेंडर का एरिया कितना होगा, ऐसे ही पूछता था वो। ठीक है, लेकिन अब क्या करेगा, इसी सिलेंडर के ऊपर टोपी पहना देगा, ऐसे बोलेगा बताओ ये सिलेंडर है, इसके ऊपर कोन बना हुआ है, अब इसका एरिया बताओ टोटल कितना होगा। तो सिंपल है, इस सिलेंडर का एरिया और कोन का एरिया निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, काम खत्म। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम कैलकुलेशन की होती है। आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसमें कॉमन लेके खत्म हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस को एग्जांपल्स के थ्रू इसको जब सॉल्व करेंगे तो एग्जांपल के थ्रू इसको हम देखेंगे कैसे, कुछ एग्जांपल्स कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वहां पर इसे देखेंगे। केवल 2 सॉल्व जाएगा, 2 से ज्यादा नहीं आएगा। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि मान लो ये सिलेंडर दिया हुआ है, क्लियर, यहाँ पे देखो ये हेमिस्फीयर बना दिया, हेमिस्फीयर हो गया ना ये, और इसके नीचे सिलेंडर था, इधर कोन पहना दिया ऐसे। अब देखो यहाँ पर 3 सॉलिड्स हो गए, स्फीयर भी है, सिलेंडर भी है बीच में, और इधर कोन भी आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको 3 शेप्स एक साथ ज्वाइन नहीं करे, कॉम्बिनेशन नहीं करे, क्योंकि आपको सिलेबस में केवल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड से मोर वाला चीज हट चुका है। ठीक है, ये नहीं है आपके सिलेबस में। अब देखो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में क्या करना है, यहां पर क्या कहता है, एक कोन है, ठीक है, इस कोन को और साथ में एक क्या ले लें, सिलेंडर ले लें, एक सिलेंडर है, दोनों को हमने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, मतलब पिघला दिया, जला दिया, जला के उड़ा नहीं दिया, पिघला दिया। पिघलाने के बाद मैंने इसको क्या बना दिया, क्या बना दो इसको, कोन है, सिलेंडर है, मैंने इसको बना दिया एक क्यूबॉइड या क्यूब बना देते हैं। ठीक है, एक क्यूब बना दिया हमने, क्लियर, इन दोनों को पिघलाया, एक क्यूब बना दिया पिघला करके हमने। तो अब इसमें पूछा जा सकता है बताओ इस क्यूब के जो साइड होंगे उसकी लेंथ कितनी होगी या ब्रेथ कितनी होगी। क्यूब है तो भाई सब बराबर ही होंगे। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बस एक चीज याद रखना है कि वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है। इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा ना, मिला करके इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा, तुम जला करके कुछ भी दूसरा मटेरियल बना दो, कोई भी सॉलिड शेप बना दो, इसका वॉल्यूम और इन दोनों का वॉल्यूम हमेशा बराबर होगा। इतनी सी बात याद रखना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसी पे सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर कि वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता। मैंने सिलेंडर को पिघला करके कोन बना दिया, तो सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू कोन का वॉल्यूम। मैंने कोन को पिघला करके स्फीयर बना दिया, देन वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मैंने स्फीयर को पिघला करके हेमीस्फीयर बना दिया, देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक, चलो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आता है, स्पीड एंड टाइम बेस्ड। ठीक है, इरिगेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, स्पीड एंड टाइम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि सर स्पीड एंड टाइम्स के क्वेश्चन समझ में नहीं आते। स्पीड टाइम वो क्वेश्चन नहीं, लीनियर इक्वेशंस वाले या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले, ये अलग टाइप के हैं। आपसे सरफेस एरिया ही पूछेगा, लेकिन वहां पर आपको स्पीड दिया होगा। ठीक है, कि किसी पाइप से किसी खेत की सिंचाई की जा रही है, इरिगेशन किया जा रहा है, ठीक है, उसमें इतना स्टैंडिंग वाटर है, बताओ उस खेत का सरफेस एरिया कितना होगा, उस खेत का वॉल्यूम कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम दे करके, या आपसे टाइम पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं एक अलग ही वीडियो में लेकर आएंगे। एंड लास्ट में फर्स्ट टाइम है, जो अभी के लिए टर्म सेकेंड्स के लिए ये टॉपिक हटा दिया गया, लेकिन इन फ्यूचर ये टॉपिक भी आप में इंक्लूड होगा। इसको फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, काफी इंटरेस्टिंग फैंटास्टिक टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर, तो ये सारे के सारे टॉपिक जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में बैक टू बैक हम इन सारी चीजों को क्लियर करने वाले हैं। आज थी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की वीडियोस थी, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको करना क्या है, आपको तैयारी कितनी रखनी है, कितना आप तैयार हैं, कितना तैयार नहीं है। क्लियर बात, आपको अपना आकलन खुद करना है कि आप कितने पानी में हैं, किस स्पीड से आप साथ में चल सकते हैं। बिल्कुल इजी से हम लोग मॉडरेट से डिफिकल्टी लेवल को
टच करेंगे। और विश्वास दिलाता हूं जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे चलिए, अगर वो काम आप कर लेते हैं, ठीक है, तो आप निश्चित रूप से सरफेस एरिया वॉल्यूम का जो टॉपिक है वो आपको बहुत इजी लगेगा। कुछ लोगों को ये चीजें बहुत वो लग रही होंगी, क्या बता रहे फालतू फालतू चीजें। आप अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको ये चीजें फालतू लग सकती हैं, लेकिन जो लोग पढ़ने में अच्छे भी हैं वो समझते होंगे कि ये चीजें बताना जानना क्यों जरूरी है, ठीक है। उन्हें एहसास होगा, उन्हें पता भी है चीजें, लेकिन उन्हें एहसास है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्या चीजें हैं। बहुत से बच्चे जिन्हें ये सारी चीजें नहीं पता है, तो उन सभी को हमें लेके चलना है। सबका साथ सबका विकास, सब साथ में चले, सब आगे बढ़े, ठीक है। तो इसी शुभकामना के साथ इस सीरीज को हम लोग अब बैक टू बैक डेली लेकर के आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। लव यू टू ऑल। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।